Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर। मित्रों, हिंदी सेक्शन का टेस्ट नंबर 18वां लेकर आया हूं। आपको आज पर्यावरण की जो PDF मैंने दी थी, जो डाउनलोड नहीं हो रही थी, तो उसको 3-4 पार्टों में मैं वापस अपलोड करूंगा तो आसानी से वो डाउनलोड हो जाएगी। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि आप जो ये टेस्ट दे रहे हो, इसमें बहुत ही शानदार आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, बहुत ही शानदार। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आता है मित्रों, अन्न को कन्न करना मुहावरे का अर्थ क्या है? मिट्टी में मिला देना, बनी बात को बिगाड़ देना, चुगली करना और धोखा देना। तो साथियों, बहुत ही शानदार और गिने चुने प्रश्न आपके लिए आज लेकर आया हूँ। वीडियो को शेयर ज़रूर करना, अच्छा लगता है तो। इसका जो राइट आंसर आता है वो है बनी बात को बिगाड़ देना। ये होता है अन्न को कन्न करना। इसका अर्थ क्या होता है? बनी बात को बिगाड़ देना। दूसरा विकल्प यहाँ पे बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे मित्रों। दूसरा प्रश्न आता है, सच्चिदानंद का संधि विच्छेद क्या होगा? सत प्लस चित्त प्लस आनंद, सत प्लस चित्त प्लस आनंद और सत प्लस चित्त प्लस आनंद, या फिर सत प्लस चित्त प्लस आनंद। तो मित्रों, अच्छी तरह से देखना है कि कहाँ पर जो हलंत का प्रयोग हो रहा है वो शुद्ध है, कौन सा। इसमें विकल्प को चुनिए आप, आपके अनुसार इसका कौन सा विकल्प राइट रहेगा। तो मित्रों, इस क्वेश्चन का जो आंसर राइट है वो है चौथा विकल्प, सत प्लस चित्त प्लस आनंद बराबर शब्द बनता है सच्चिदानंद। मित्रों, यहाँ चौथा विकल्प ही राइट रहेगा। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न देखेंगे। तीसरा प्रश्न आता है, स्वर्ण घट का समास विग्रह क्या होगा? स्वर्ण में घट, स्वर्ण पर घट, स्वर्ण का घट और स्वर्ण के लिए घट। तो देखिए, इसका राइट आंसर आता है प्रश्न नंबर 3 में। इसका जो तीसरा विकल्प है स्वर्ण का घट। स्वर्ण घट का विग्रह यहाँ पे पूछा जा रहा है। और स्वर्ण घट, घट मतलब होता है घड़ा, सोने का घड़ा। तो स्वर्ण का घट यहाँ विकल्प नंबर 3 सही रहेगा। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे मित्रों। चौथा प्रश्न है, अविभाव समास का उदाहरण कौन सा है? लवकुश, भरपेट, त्रिभुवन और छत्रधारी। तो राइट आंसर बताइए। जो यहाँ 4 विकल्प आपके सामने हैं, उनमें से कौन से विकल्प में अविभाव समास का उदाहरण है? मित्रों, इसका राइट आंसर आता है भरपेट। देखिए, जो भर इसमें अव्यय लगा हुआ है, इसलिए इसमें कौन सा समास है? अविभाव। जबकि लव कुश में यहाँ पर द्वंद्व समास है। और जो छत्रधारी है, छत्र को धारण करने वाला, अर्थात यहाँ तीसरा विकल्प अर्थ निकलता है शिवाजी, इसलिए इसमें बहुब्रीहि समास है। नेक्स्ट 5वां प्रश्न देखेंगे मित्रों। 5वां प्रश्न है, निम्न में से किस शब्द में संधि व समास दोनों हैं, कि जिसमें संधि भी हो और समास भी हो? तो यज्ञशाला है वो, स्वधर्म है, जलोष्मा है या पंकज है? मित्रों, राइट आंसर इसका है जलोष्मा। जलोष्मा का संधि विच्छेद होता है जल प्लस उष्मा, और इसमें समास भी है तत्पुरुष समास। तो साथियों, तीसरा विकल्प यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। 6वां प्रश्न है, किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण नहीं है? वह लड़का सुंदर है, यह दूध ठंडा हो गया, ऐसा लड़का मैंने कभी नहीं देखा, और यह मेरा खेत है। तो पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि सार्वनामिक विशेषण होता क्या है। सार्वनामिक विशेषण का मतलब है कि जहाँ संज्ञा प्लस सर्वनाम प्लस विशेषण, तीनों चीज़ें अगर हो तो ही सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। अब मित्रों देखिए, 6ठे प्रश्न में जो चौथा विकल्प है, इसमें सार्वनामिक विशेषण नहीं है, क्योंकि यहाँ पर खेत संज्ञा है और यह और मेरा, ये शब्द क्या है? सर्वनाम है। इसमें विशेषता नहीं बताई गई है, इसलिए इसमें सार्वनामिक विशेषण नहीं है। नेक्स्ट 7वां प्रश्न देखेंगे मित्रों। प्रश्न नंबर 7 आता है, असंगत विलोम का चयन कीजिए। सत का असत, सदाशय का दुराशय, समष्टि का व्यष्टि और सुबोध का अबोध। तो ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें विलोम शब्द गलत है? असंगत का मतलब यूं ही है, गलत कौन सा है? तो साथियों, इसका राइट आंसर है चौथा विकल्प, सुबोध का कुबोध होगा। क्या होगा? कुबोध, न कि अबोध। सु मतलब होता है अच्छा,
तो मित्रों और कु मतलब बुरा, तो मित्रों यहाँ पर ये जो चौथा विकल्प है ये क्या है, असंगत है, इसलिए इसका चौथा विकल्प ही राइट रहेगा। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे, निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, प्रहार, विहार, कहार और संहार। तो ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें कोई उपसर्ग नहीं लगा हुआ है? तो साथियों राइट आंसर है इसका कहार। देखिए प्रहार में प्र उपसर्ग लगा हुआ है, विहार में वि उपसर्ग लगा हुआ है और संहार में सम उपसर्ग लगा है, लेकिन कहार में कोई उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। तो मित्रों इसलिए इसका तीसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 9, सुनील घर गया होगा वाक्य में कौन सा काल है, सामान्य भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, संभाव्य भूतकाल और हेतु हेतुमत भूतकाल। तो साथियों इसका राइट आंसर बताइए। इसका जो राइट आंसर है संदिग्ध भूतकाल, दूसरा विकल्प इसका सही है 9वें प्रश्न में, क्योंकि संभाव्य भूतकाल तो कुछ होता ही नहीं है, इसलिए इसका मित्रों दूसरा विकल्प सही रहेगा संदिग्ध, मतलब कोई कार्य या घटना भूतकाल में होने पर संदिग्ध हो, संदेह हो, शंका हो। और यहाँ पर सुनील घर गया होगा मतलब घर तो चल गया है लेकिन पता नहीं है गया है, गया होगा, यहाँ संभावना व्यक्त की जा रही है, ठीक है, इसलिए इसमें कौन सा है, संदिग्ध भूतकाल। संभाव्य भूतकाल कुछ नहीं होता है, इसलिए इसका तीसरा विकल्प राइट न रहकर ओनली दूसरा ही विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे, भारत के महान खिलाड़ी युवराज सिंह ने शतक लगाया है, वाक्य किस काल का है, पूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और सामान्य वर्तमान काल। तो साथियों इसका राइट आंसर आता है आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल कैसे, सबसे पहले वाक्य को देखिए कि वाक्य पहले का है या अभी का है या आगे होने वाला है। तो वाक्य क्या था कि भारत के महान खिलाड़ी युवराज सिंह ने शतक लगाया है, लगा दिया ना उन्होंने, मतलब कार्य पूरा हो चुका है, तो ये किस में चला गया, भूतकाल में। और अगर ये पता चले कि कार्य निकट समय में ही पूरा हुआ है तो उसमें आसन्न भूतकाल होता है। लगाया है मतलब अभी अभी की बात है, यूं नहीं कि भाई 5 साल पहले लगाया था, अगर ऐसा आता तो फिर यूं तक लगाया था और लगाया है, अभी लगाया है। तो मित्रों इसलिए इसमें आसन्न भूतकाल राइट रहेगा। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे, विसर्ग संधि युक्त शब्द नहीं है, प्रस्तर, मनश्चिकित्सा, रजोगुण और प्रतिष्ठा। तो साथियों जो प्रतिष्ठा शब्द है इसमें विसर्ग संधि नहीं है, इसमें कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। देखिए प्रतिष्ठा का संधि विच्छेद होगा प्रति प्लस स्था, तो इसमें व्यंजन संधि है। रज है प्लस गुण विसर्ग संधि, प्र है प्लस तर प्रस्तर विसर्ग संधि और मन है प्लस चिकित्सा मनश्चिकित्सा, इसमें भी विसर्ग संधि। लेकिन चौथे विकल्प में कौन सी संधि है, व्यंजन। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे मित्रों, 12वां प्रश्न है, किस शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, अनुपम, अनुपस्थित, अनुपजाऊ और अनुराग। तो साथियों इसका जो राइट आंसर है वो है अनुराग। अनु प्लस राग बराबर अनुराग। बाकी के जो 3 विकल्प है इनमें अनु नहीं, इसमें अन उपसर्ग लगा हुआ है तीनों में, अन प्लस उपजाऊ, अन प्लस उपम और अन प्लस उपस्थित। तो मित्रों यहाँ चौथा विकल्प ही सही रहेगा। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे, कौन से शब्द में संधि नहीं है, तनवंगी, अध्यक्ष, मानव और मात्राचार। तो संधि नहीं है, इसका राइट आंसर है मानव। मानव में संधि नहीं है, बल्कि मानव शब्द का निर्माण मनु प्लस ए से मिलकर हुआ है और ए क्या है, प्रत्यय के कारण इसमें चेंजेज आया है, न कि संधि के कारण। जो तनवंगी शब्द है तनु प्लस अंगी, इसका संधि विच्छेद होगा, अध्यक्ष का अधि प्लस अक्ष होगा और मात्राचार का मात्रा प्लस आचार, इस प्रकार। या फिर हो सकता है इसमें कुछ मात्र प्लस आचार भी हो सकता है, मुझे वापस देखना पड़ेगा, इसलिए मैं इसको अगले टेस्ट में या फिर कमेंट बॉक्स में आपको बता दूंगा, क्योंकि गलत बताना यहाँ उचित नहीं समझता हूँ मैं। इसलिए मित्रों ये जो विकल्प है कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। नेक्स्ट यहाँ अपना प्रश्न नंबर 13 का तीसरा विकल्प राइट है, क्लियर है। और किसी को डाउट लगता हो तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे, 14वां प्रश्न है, वह अपने बड़े भाई सुरेश की संपत्ति पर घमंड करता है, रेखांकित पद में कौन सा रेखांकित पद में वाक्य है, संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध और क्रिया पदबंध। तो आपको यहाँ पदबंध भी आपके सिलेबस में है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि ये जो वाक्य दिया हुआ है इसमें कौन सा पदबंध है। तो मित्रों इसका राइट आंसर है संज्ञा पदबंध। संज्ञा पदबंध की क्या पहचान होती है कि जो रेखांकित वाक्य होता है उसका जो अंतिम शब्द यदि संज्ञा का है तो उसमें हमेशा संज्ञा पदबंध ही आएगा। और सुरेश क्या है, एक व्यक्ति का नाम,
और व्यक्ति के नाम में क्या होती है, संज्ञा होती है। तो मित्रों इसका राइट आंसर संज्ञा पदबंध है। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे, कोल्हू का बेल होना मुहावरे का क्या अर्थ है? मूर्ख होना, दिन रात काम में लगे रहना, मेहनत करना और आंखों पर पट्टी बांधना। तो साथियों प्रश्न नंबर 15 का अगर राइट आंसर है, इसकी बात की जाए तो दूसरा विकल्प सही है, दिन रात काम में लगे रहना या बहुत ही कठिन कार्य या बहुत ही कठिन मेहनत करना। तो मित्रों मेहनत करना अलग है और दिन रात काम में लगे रहना ये बहुत कठिन कार्य है, इसलिए इसका ओनली दूसरा ही विकल्प सही रहेगा 15वें प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16 देखेंगे, शिक्षण में सहायक सामग्री का प्रयोग व्यवहार के किस पक्ष को अधिक प्रभावित करता है? बौद्धिक पक्ष को, ये पक्षी गलत मिस टाइप है, बौद्धिक पक्ष को, भावात्मक पक्ष को, क्रियात्मक पक्ष को या नैतिक पक्ष को? तो मित्रों अगर सहायक सामग्री की बात की जाए तो सहायक सामग्री सबसे ज़्यादा क्रियात्मक पक्ष को प्रभावित करती है, क्योंकि सहायक सामग्री में कुछ ना कुछ क्रिया जरूर कराई जाती है। तो मित्रों इसलिए इसका तीसरा ही विकल्प सही रहेगा। बौद्धिक पक्ष इसका सेकंड चॉइस रहेगी आपकी, ठीक है। फर्स्ट चॉइस आपकी क्रियात्मक पक्ष रहेगा, सेकंड चॉइस आपकी जो बौद्धिक पक्ष रहेगा। तो मित्रों यहाँ तीसरा विकल्प सही है 16वें प्रश्न में। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे, निम्न में से सही क्रम है? निष्पत्ति परीक्षण, उपचारात्मक परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, या निदान उपचार या निष्पत्ति, या उपचार निष्पत्ति या निदान, और या फिर निष्पत्ति निदान या उपचार। इस तो जो एक निश्चित क्रम में ये चीज़ें की जाती है उसका सही क्रम आपको यहाँ बताना है प्रश्न नंबर 17 में। तो साथियों इसका राइट आंसर आता है निष्पत्ति परीक्षण, सबसे चौथा विकल्प है इसका राइट। सबसे पहले निष्पत्ति परीक्षण कराया जाता है, फिर निदानात्मक परीक्षण किए जाते हैं और सबसे अंत में उपचारात्मक परीक्षण किए जाते हैं। तो मित्रों यहाँ चौथा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 17 में। 18वां प्रश्न देखेंगे, सतत एवं समग्र मूल्यांकन में जो CCE है उसमें शिक्षार्थी के व्यक्तित्व के सर्वतोमुखी विकास का मूल्यांकन किया जाता है, शिक्षार्थी के केवल शैक्षिक अधिगम का ही मूल्यांकन किया जाता है, केवल छात्र की शिक्षणेतर गतिविधियों में उपलब्धियों का ही मूल्यांकन किया जाता है, और उपयुक्त सभी। तो मित्रों इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा प्रथम विकल्प कि शिक्षार्थी के व्यक्तित्व के सर्वतोमुखी विकास का मूल्यांकन किया जाता है। चौथा विकल्प क्यों सही नहीं है? क्योंकि ये जो दो विकल्प है ये गलत है। ये इसमें शब्द क्या आ रहा है? केवल, यहाँ पे भी आ रहा है केवल, तो केवल मतलब मात्र यहीं पर तक ही सीमित है, तो ऐसा है क्या? नहीं है, इसलिए इसका उक्त सभी भी गलत हो जाता है और विकल्प नंबर 1 ही इसका सही आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 19 देखेंगे, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम न सुना हो? कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य और इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 19 की मैं बात करूं तो 19 में इसका राइट आंसर है मिश्र वाक्य, इसका दूसरा विकल्प सही है। देखिए जो वाक्य जो जिसने से प्रारंभ होता है बीच में से, ठीक है, जुड़ा हो दूसरा वाक्य, वहाँ पर हमेशा मिश्र वाक्य ही आता है, तो दूसरा विकल्प सही है। और मिश्र वाक्य के भी 3 भेद होते हैं, मैं अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि एक और प्रश्न इससे रिलेटेड है। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे, निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य कौन सा है? रूपा चाहती है कि वह नौकरी करे, गीता जिस घर में रहती है बहुत गंदा है, वह खाना खाकर सो गया, उसने खाना खाया और सो गया। तो मित्रों राइट आंसर इसका आता है उसने खाना खाया और सो गया। तो मित्रों यहाँ पे जो और शब्द है यहाँ पर ये 2 वाक्यों के बीच में आ रहा है, इसलिए इसमें कौन सा संयुक्त वाक्य है? संयुक्त वाक्य है। बाकी के जो वाक्य है वो संयुक्त वाक्य के उदाहरण नहीं है। प्रश्न नंबर 21 देखते हैं मित्रों। 21वां प्रश्न क्या है? निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है? विशेषण देखो मैंने इसलिए नहीं बताया था कि जो संज्ञा मिश्रित वाक्य है या फिर जो विशेषण मिश्रित वाक्य है, जो क्रिया विशेषण मिश्रित वाक्य है, तो ये 3 भेद मिश्र वाक्य के होते हैं। यहाँ पर आपसे विशेषण उपवाक्य पूछा है। मैं चाहता हूँ कि आप यहीं रहे। जब मैं स्टेशन पहुँचा तभी ट्रेन आई। मैं कहता हूँ कि तुम भोपाल जाओ। लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है एक ऐतिहासिक नगर है। प्रश्न नंबर 21 में देखिए मित्रों इसका जो राइट आंसर आता है वो आता है चौथा विकल्प। यहाँ पर चौथा विकल्प विशेषण उपवाक्य है। मिश्रित विशेषण उपवाक्य का उदाहरण ओनली यहाँ चौथा विकल्प ही है। प्रश्न नंबर 21 में चौथा विकल्प आपके बिल्कुल सही रहेगा। प्रश्न नंबर 22 देखेंगे। 22वां प्रश्न है, पढ़ना सीखने के लिए आवश्यक है कि केवल लक्ष्य भाषा सुनने का माहौल हो, घर की भाषा सुनने बोलने को मिले,
लक्ष्य भाषा की अर्थपूर्ण और रोचक सामग्री सुनने पढ़ने को मिले और चार्ट अधिक से अधिक कक्षा में लगाए जाए। तो साथियों प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर बताइए। तो साथियों इसका जो सही आंसर है वो है तीसरा विकल्प कि जिस भाषा को आप पठन करना सीखना चाहते हो उसका अर्थपूर्ण और रोचक सामग्री सुनने को अगर आपको सुनने और पढ़ने के लिए मिलेगी तो आप उस भाषा को आसानी से पढ़ना सीख जाओगे। इसका तीसरा विकल्प सही है मित्रों। प्रश्न नंबर 22 में 23वां प्रश्न देखेंगे। लड़के होकर रोते हो यह कथन है भाषा को बच्चों की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है, भाषा को अध्यापकों की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है, भाषा को जेंडर की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है या भाषा को व्याकरण की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है। तो साथियों इसका जो सही आंसर है वो राइट आंसर इसका रहेगा प्रश्न नंबर 23 में तीसरा विकल्प। क्योंकि देखिए लड़के होकर रोते हो, क्यों लड़के नहीं रो सकते? लड़कियाँ ही रोएगी हमेशा, उनको ही रुलाओगे? लड़के भी तो रो सकते हैं भाई साहब। तो देखिए ये जेंडर है, ये ठीक है, जेंडर की दृष्टि से कि भाई लड़के ये ऐसा करते हैं, लड़कियाँ ऐसा करती हैं, ये एक सोच होती है मित्रों और इसके अलावा कुछ नहीं होता। तो इसको जो तीसरा विकल्प है वो बिल्कुल सही रहेगा। प्रश्न नंबर 24 देखेंगे। ध्वन्यात्मक विधि के प्रतिपादक कौन है? मॉरिसन, माइकल सेमर, डेविड और बोसिंग। तो मित्रों इसका जो राइट आंसर है ध्वन्यात्मक विधि के प्रतिपादक माइकल सेमर है। प्रश्न नंबर 24 में दूसरा विकल्प इसका सही रहेगा। प्रश्न नंबर 25 देखेंगे। 25वां प्रश्न आता है इसका, शिक्षा की खेल विधि का अर्थ है। खेल विधि का क्या अर्थ है शिक्षा की? खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा, खेल क्रियाओं द्वारा मनोरंजन, खेल की शिक्षा या क्रियाशीलता पर जोर। तो साथियों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा। भाई खेल विधि का सीधा सा मतलब ये है कि बालक को खेल खेल के माध्यम से ही शिक्षा प्रदान कर दी जाती है। तो यहाँ प्रथम विकल्प ही सही रहेगा प्रश्न नंबर 25 में। साथियों प्रश्न नंबर 26 देखेंगे। 26वां प्रश्न है, शिक्षण की विधा नहीं है। भाषण, सूक्ष्म शिक्षण, वाद विवाद और प्रोजेक्ट। तो साथियों इसका राइट आंसर है सूक्ष्म शिक्षण। ये शिक्षण की विधा नहीं है बल्कि ये प्रशिक्षण की विधा है। जब बालकों को DLED, STC या BEd कराई जाती है तो वहाँ पर शिक्षण के कौशलों को विकसित करने के लिए सूक्ष्म शिक्षण कराया जाता है। तो मित्रों ये शिक्षण की कोई विधा नहीं है बल्कि एक प्रशिक्षण की विधा है, इसलिए इसका दूसरा विकल्प सही रहेगा प्रश्न नंबर 26 में। 27वां प्रश्न देखेंगे। बार बार रटने की विधि है अव्याकृत विधि, परायण विधि, व्याख्या विधि या सूत्र विधि। तो राइट आंसर है इसका बार बार जो रटने की विधि की बात की जाए तो वहाँ पर परायण विधि आपका राइट आंसर रहेगा। ये मैंने आपको संस्कृत की टीचिंग मेथड में पढ़ाई थी परायण विधि कि इसमें रटंत प्रणाली पर जोर दिया जाता है, बार बार एक ही चीज़ को रटा जाता है। तो इसका दूसरा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 28 देखेंगे। सत्र की समाप्ति पर प्रयुक्त मूल्यांकन है नियोजनात्मक मूल्यांकन, निर्माणात्मक मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन या संकलनात्मक मूल्यांकन। तो मित्रों सत्र के अंत में या समाप्ति पर जो मूल्यांकन किया जाता है उसको कहा जाता है संकलनात्मक मूल्यांकन या फिर आप इसको योगात्मक मूल्यांकन के नाम से भी जानते हो। तो इसका चौथा विकल्प सही है मित्रों, ये CC का ही एक भाग होता है। प्रश्न नंबर 29 देखेंगे। पाठ्य पुस्तक के बाहरी भाग में सम्मिलित नहीं है पुस्तक का आकार, जिलद, मुखपृष्ठ और प्राकथन। तो साथियों इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर आता है प्राकथन। प्राकथन अध्ययनात्मक पक्ष होता है जबकि जो बाहरी भाग होते हैं वो पुस्तक का आकार, जिलद और मुखपृष्ठ, ये तीनों पाठ्य पुस्तक के बाहरी भाग के अंतर्गत आते हैं और प्राकथन अध्ययनात्मक पक्ष के अंतर्गत आता है। तो चौथा विकल्प सही है मित्रों। और आज का अंतिम प्रश्न देखने से पहले एक छोटा सा निवेदन करूंगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को जानकारी हो हाँ कि भाई हाँ ये भी एक चैनल यूट्यूब पर चलता है। प्रश्न नंबर 30 देखेंगे मित्रों। 30वां प्रश्न है, भाषा प्रयोग एक कौशल से संबंधित पक्ष नहीं है। भाषा ज्ञान गम्य है, भाषा अभ्यास गम्य है, भाषा एक सामाजिक व्यवहार है और भाषा अनुकरणात्मक है। तो मित्रों इसका जो राइट आंसर आता है प्रश्न नंबर 30 में वो है भाषा ज्ञान गम्य है। ये भाषा प्रयोग कौशल से संबंधित नहीं है। भाषा प्रयोग कौशल से संबंधित तीन चीज़ें होती है,
कि भाषा अभ्यासगम्य है, भाषा सामाजिक व्यवहार है और भाषा अनुकरणात्मक है। ये भाषा प्रयोग कौशल से संबंधित है, लेकिन भाषा ज्ञानगम्य है। ये भाषा प्रयोग कौशल से संबंधित नहीं है, इसलिए इसका प्रथम विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। तो मित्रों, कैसी लगी क्लास ये जरूर कमेंट करके जाना। मिलते हैं अगले वीडियो में। पर्यावरण की पीडीएफ आज ही लेकर आपके लिए अवेलेबल करा दूंगा शाम तक। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। उसमें आपको जो पहले भी मैंने पर्यावरण की जो पीडीएफ दी थी, लेकिन डाउनलोड होने में समस्या आ रही है, तो उसको क्या मैं 3, 4 या 5 भाग में भी बांट सकता हूँ और आप आसानी से उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में।